अब उन्हें ये पता लगाना था कि हावर्ड का पैसा कहाँ कहाँ रखा है, तो उन्होंने उसी के हिसाब से अपना काम शुरू कर दिया। केसी सबको बुलाकर कहती है, दुनिया अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है, हमारे पास अब बहुत कम खाना और पानी बचा है, लेकिन कल रात जेम्स ने बिना किसी की अनुमति के सबके हिस्से का खाना खुद ही खा लिया, इसलिए अब से सबको थोड़ा थोड़ा खाना मिलेगा, वरना बहुत जल्दी हमारा सारा स्टॉक खत्म हो जाएगा। असल में केसी ये बातें इसलिए कह रही थी ताकि सब लोग सिचुएशन को और ज्यादा सीरियस समझें। वो चाहती थी कि सबको सच में लगे कि दुनिया तबाह हो चुकी है और अब उन्हें अपने खाने पानी को लेकर बहुत सावधानी से जीना होगा। अब वो सबके सामने मैक्स पर चिल्लाने लगती है। वो उसे गालियां देती है क्योंकि मैक्स ने पिछली रात गार्ड्स पर हाथ उठाया था। उसने गार्ड्स को मारकर उनसे एक शॉटगन छीन ली थी जिससे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता था। केसी गुस्से में मैक्स से कहती है, वो गन तुरंत वापस कर दो। फिर सीन बदलता है। हम केसी और उसकी टीम को देखते हैं जो सबको कैद करने से पहले प्लान बना रहे थे। उनका प्लान ऐसा बनाया गया था कि जब इन अमीर लोगों को यहाँ लाया जाए तो उनके गायब होने के बाद भी किसी को इस बात का शक न हो। असल में बंकर में बंद करने से पहले केसी और उसकी टीम ने हर व्यक्ति का एक एक AI क्लोन तैयार कर लिया था, वो भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से। जब ये लोग बंकर में आए तो उनसे उनके मोबाइल फोन्स और बाकी डिवाइसेस ले लिए गए। असल में वही मोबाइल्स उनका असली हथियार थे क्योंकि उन्हीं फोन्स में सबके सोशल मीडिया अकाउंट्स मौजूद थे। अब केसी की टीम उन्हीं अकाउंट्स को इस्तेमाल करके बाहर की दुनिया में ये दिखा रही थी कि सब लोग अभी भी जिंदा हैं और नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। वो लोग लगातार हर किसी का AI वीडियो बनाते रहे और वो वीडियो रोज सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाते थे। लोगों को दिखाने के लिए कहा जाता था कि वो सब वेकेशन पर हैं, कि वो अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त बिता रहे हैं। लोगों से कहा गया, जब तक हम खुद कांटेक्ट नहीं करते तब तक हमें परेशान मत करो। इस तरह बाहर के लोग उन्हें ढूंढना बंद कर देंगे और जितना ज्यादा ये बात फैलती उतना ही केसी का प्लान सफल होता गया। केसी और उसकी टीम के पास जो मोबाइल फोन्स थे वो सब लगातार एक्टिव रखे गए। उन अकाउंट से रोज नए फेक अपडेट्स और वीडियोस डाल दिए जाते थे। इस तरह बाहर की दुनिया को लगता रहा कि सब नॉर्मल है और केसी का पूरा झांसा कामयाब होता रहा। वो फोन्स हमेशा एक्टिव रखे गए थे। जब भी किसी फोन पर कॉल या मैसेज आता तो उनका AI सिस्टम अपने आप रिप्लाई दे देता था। अगर कोई कॉल करता तो AI सिस्टम उसी व्यक्ति की वॉइस कॉपी कर लेता था और उसकी आवाज में सामने वाले से बात करता था। इसी AI सिस्टम की मदद से केसी अपना पूरा प्लान सफल बना रही थी। आज भी जब सबके फोन्स AI सिस्टम से कनेक्टेड थे तभी हावर्ड के फोन पर स्टैन नाम के एक आदमी का कॉल आता है। स्टैन हावर्ड का बिजनेस पार्टनर था। वो लगभग हर दिन हावर्ड को फोन करता था, लेकिन आज स्टैन हावर्ड पर बहुत गुस्सा था क्योंकि हावर्ड के साथ उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट डील चल रहा था। वो वीडियो फुटेज के जरिए हावर्ड से कहता है, तुम इतने जिम्मेदार कैसे नहीं हो सकते? तुम जानते हो हमारी ये डील कितनी इंपॉर्टेंट है। तुम तुरंत मुझसे मिलो, वरना चाहे तुम पृथ्वी के किसी भी कोने में हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर निकाल ही लूंगा। स्टैन की ये बातें सुनते ही केसी और उसकी टीम थोड़े चिंतित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस बार स्टैन को कैसे हैंडल किया जाए। अब हम बंकर के सभी लोगों को देखते हैं। वो सब अंदर से टूट चुके थे क्योंकि किसी की जिंदगी अब ठीक से नहीं चल रही थी। सबको ये बात पता चल चुकी थी कि दुनिया के खत्म हो जाने के बाद उनका सारा धन संपत्ति भी खत्म हो गया है। अब वो सब खाली हाथ हैं। यहाँ हर फैमिली के लोग आपस में झगड़ने लगे थे। उनके रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगे थे क्योंकि ज्यादातर रिश्ते सिर्फ पैसे के लिए बने थे। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि कुछ वाइव्स अपने हस्बैंड्स को छोड़ रही थीं और कुछ हस्बैंड्स भी अपनी वाइफ से दूर जा रहे थे। यहाँ तक कि बच्चे भी अब अपने माँ बाप की कद्र नहीं कर रहे थे। अब हर किसी का असली चेहरा सामने आने लगा था। कई अमीर लोगों को ये एहसास हुआ कि अब तक लोग सिर्फ उनके पैसों के लिए ही उनके साथ थे। उन्हें जो इज्जत और सम्मान मिला वो सब सिर्फ पैसे की वजह से था। असल में उनके पास अपनी कोई सच्ची पहचान नहीं थी। उधर इसी बीच केसी की टीम ने हावर्ड का AI मॉडल तैयार कर लिया था जिसकी मदद से वो स्टैन से सीधे हावर्ड की आवाज में बात करवा सकते थे। यानी अब हावर्ड की जगह AI ही बात करेगा। तो वो लोग अपना सिस्टम चालू करते हैं और स्टैन को वीडियो कॉल करते हैं। फिर हावर्ड का AI मॉडल एक्टिवेट कर दिया जाता है। इसके बाद वो AI मॉडल स्टैन से बात करना शुरू करता है। अब केसी की टीम AI के जरिए स्टैन से बातचीत करती है और उन्हें पता चलता है कि कुछ महीने पहले स्टैन और हावर्ड ने एक पार्टी में बहुत बड़ा प्लान बनाया था। दोनों ने तय किया था कि उनके पास जितना भी ब्लैक मनी है उसे इस्तेमाल करके वो एक बहुत बड़ी कंपनी खोलेंगे और उनका वो प्लान पूरी तरह तैयार भी हो चुका था। लेकिन तभी अचानक हावर्ड गायब हो गया। इसी वजह से स्टैन उसे बार बार फोन कर रहा था। केसी ने हावर्ड के AI मॉडल के जरिए चालाकी से स्टैन से ये भी पता लगा लिया कि जिस ब्लैक मनी की बात वो कर रहे थे वो दरअसल कहाँ रखी है। उन्हें पता चलता है कि वो पैसा हावर्ड के घर के एक सीक्रेट जगह पर छुपा हुआ है जिसे एक पासवर्ड से खोला जा सकता है, लेकिन वो पासवर्ड सिर्फ असली हावर्ड को ही पता है। अब केसी अपनी पूरी टीम के साथ प्लान बनाती है कि किसी भी तरह उन्हें वो पासवर्ड पता लगाना ही होगा। अब उनका प्लान साफ था। वो अपनी बातों में फंसाकर हावर्ड से उसका सीक्रेट पासवर्ड निकलवाएंगे। फिर उसी पासवर्ड का इस्तेमाल करके हावर्ड और स्टैन के सारे ब्लैक मनी पर कब्जा कर लेंगे और उस पैसे को बांटकर गरीब लोगों में दे देंगे। इसके बाद केसी एक जगह अकेली बैठी होती है, थोड़ी उदास। वो अपने बचपन की बातें सोच रही होती है। जब केसी सिर्फ 12 साल की थी वो अपने भाई जैक के साथ एक स्कूल में पढ़ती थी। उस स्कूल के ज्यादातर बच्चे अमीर घरों के थे, लेकिन जब केसी अपने भाई जैक के साथ वहाँ जाती तो वो अमीर बच्चे हमेशा उन्हें चिढ़ाते थे, उन्हें छोटे लोग कहकर नीचा दिखाते थे
वो दोनों भाई बहन को हमेशा गरीब कहकर अपमानित करते थे। हालांकि केसी और उसका भाई जैक बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे, लेकिन गरीब होने की वजह से उनकी मेहनत और हुनर की कभी कद्र नहीं हुई। ऊपर से उनके पिता की आर्थिक हालत भी बहुत खराब थी। एक दिन केसी की माँ एक छोटा सा खत लिखकर उसे और जैक को छोड़कर चली गई। उनके पिता पहले से ही नशे के आदी थे, इसलिए उस दिन के बाद केसी और जैक के पास कोई नहीं बचा। वो दोनों सिर्फ एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े हुए। कम उम्र में ही उन्हें ये समझ आ गया था कि उनका भविष्य कोई और नहीं बनाएगा, उन्हें खुद ही अपने लिए रास्ता बनाना होगा। इसलिए उसी वक्त से दोनों भाई बहन ने कड़ी मेहनत शुरू कर दी। वो अपनी पढ़ाई में और ज्यादा ध्यान देने लगे। धीरे धीरे दोनों ने कई डिग्रीज हासिल कर ली। फिर एक समय आया जब दोनों ने मिलकर काफी रिसर्च की और अपना खुद का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बना लिया। तब उन्हें लगा कि अब वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे। लेकिन बहुत जल्द उन्हें एहसास हुआ कि इस दुनिया में पैसे और पावर के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने भले ही सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल बना लिया था, उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपने एआई को मार्केट में लॉन्च नहीं कर पा रहे थे और न ही लोगों के सामने अपना काम दिखा पा रहे थे। इसलिए उन्होंने कई कंपनियों से फंड मांगा ताकि वो अपने एआई को दुनिया के सामने पेश कर सकें। लेकिन उस वक्त किसी ने उनका साथ नहीं दिया। उल्टा सबने उनके काम को मजाक समझा और उन्हें नीचा दिखाया। कुछ कंपनियां जो फंड देने को तैयार हुई, वो भी बिजनेस का ज्यादातर हिस्सा अपने नाम करना चाहती थी। धीरे धीरे केसी की हालत ऐसी हो गई जैसे उसकी पीठ दीवार से लग गई हो। एक वक्त पर उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में पैसे के बिना मेहनत और हुनर की कोई कीमत नहीं होती। केसी को अब ये समझ आ गया था कि अमीर लोग कभी भी उसके जैसे लोगों को ऊपर नहीं आने देंगे। उधर अमीरों के बच्चे कुछ किए बिना ही सिर्फ अपने पैसों की ताकत से बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बन रहे थे। समाज में जो अमीर थे वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे थे और जो गरीब थे उन्हें और नीचे धकेला जा रहा था। इस नाइंसाफी को केसी अब और सह नहीं पा रही थी, इसलिए उसने ठान लिया कि वो समाज के हर गरीब इंसान की मदद करेगी और इसके लिए वो और उसका भाई जैक अपने बनाए हुए एआई सिस्टम के जरिए इस प्लान को सफल बनाना चाहते थे। और प्लान के मुताबिक उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। केसी ने अपने प्लान को सफल बनाने के लिए ऐसे ही लोगों को अपनी टीम में शामिल किया जो उसके और उसके भाई की तरह बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन पैसे की कमी की वजह से किसी ने उनके टैलेंट की कद्र नहीं की थी। उनमें से ज्यादातर लोग भी अपनी जिंदगी में कभी न कभी किसी अमीर इंसान द्वारा अपमानित हुए थे। इसी तरह केसी ने अब तक अपना पूरा प्लान चलाया। अब हम केसी को फिर से देखते हैं। वो अपनी टीम से कहती है, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मुझे अब समझ में आ गया है कि मैं हार्वर्ड से उसका पासवर्ड कैसे निकलवा सकती हूँ। केसी अब जान चुकी थी कि हार्वर्ड से पासवर्ड कैसे निकलवाना है। उसने तय किया कि वो हार्वर्ड को वही देगी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है, अटेंशन और केयर की। क्योंकि बंकर में आने के बाद से हार्वर्ड सबके लिए एक नजरअंदाज किया हुआ इंसान बन गया था। अब अगर कोई उसकी परवाह करे तो वो उसे जरूर अहमियत देगा। इसलिए केसी अपनी टीम की एक मेंबर को हार्वर्ड के पास भेजती है। उस लड़की का नाम था इंग्रिड। इंग्रिड हार्वर्ड से बहुत अच्छे से पेश आने लगती है। वो उसकी बातों में इंटरेस्ट दिखाती है और धीरे धीरे उसे अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। थोड़े ही समय में हार्वर्ड और इंग्रिड के बीच एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। हार्वर्ड और इंग्रिड अब एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे थे, क्योंकि अब हार्वर्ड के पास बात करने के लिए कोई नहीं था। एक दिन इंग्रिड हार्वर्ड से कहती है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक गेम खेल सकते हैं, इससे हमारा बोरिंग वक्त थोड़ा अच्छा गुजरेगा। हार्वर्ड उसकी बात मान जाता है। फिर इंग्रिड मुस्कुराते हुए कहती है, चलो हम दोनों एक दूसरे को अपने सीक्रेट्स बताएंगे। बातों बातों में इंग्रिड बताने लगती है कि उसके भी कुछ सीक्रेट लॉकर्स थे जहां उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीजें रखी थी, लेकिन दुनिया के खत्म होने के बाद वो सब शायद नष्ट हो चुके हैं। इंग्रिड उससे पूछती है, तुम्हारे लॉकर के पासवर्ड्स क्या थे? फिर वह बनावट की बातें करके धीरे धीरे अपने लॉकर्स के पासवर्ड्स बताती है। बातों बातों में हार्वर्ड भी इंग्रिड पर भरोसा कर बैठता है। वो धीरे धीरे अपने सीक्रेट पासवर्ड सब बता देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब क्योंकि हार्वर्ड के पास कुछ भी बचा नहीं था, वो इंग्रिड को अपने बैंक और जहाँ जहाँ पैसा रखा था उन सब जगहों के डिटेल्ड पासवर्ड्स भी बता देता है। इसके बाद केसी का पूरा प्लान पूरी तरह कामयाब हो जाता है। अगले दिन केसी और उसकी टीम हार्वर्ड के एआई कैरेक्टर का इस्तेमाल करके वो फिर से स्टैन को फोन करते हैं। वो स्टैन से कहता है, मैं अभी देश से बहुत दूर हूँ, फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हमने अपना ब्लैक मनी कहाँ रखा है। ये रहे उन जगहों के पासवर्ड्स। तुम वहाँ से सारा पैसा निकाल लो और उस पैसे से कोई स्टार्टअप कंपनी शुरू कर दो, क्योंकि मेरे लौटने में बहुत देर हो जाएगी। इसी बीच केसी हार्वर्ड के एआई कैरेक्टर के जरिए स्टैन को और एक बात बहुत साफ तरीके से बता देती है, तुम खुद से कोई कंपनी मत खरीद लेना, मैं जो कंपनी का नाम बताऊंगा वही खरीद लेना। असल में ये भी केसी और उसकी टीम का एक बड़ा चालाकी भरा प्लान था। उनका मकसद था स्टैन को इस तरह मैनिपुलेट करना कि वो वही कंपनी खरीदे जिनका फैसला केसी कर चुकी है। केसी ने स्टैन को जिस कंपनी को खरीदने के लिए कहा था वो दरअसल उनकी बनाई हुई एक फेक कंपनी थी। जैसे ही स्टैन और हार्वर्ड का पैसा उस कंपनी में लगाया जाता, केसी और उसकी टीम चालाकी से वो सारा पैसा अपने कब्जे में ले लेते। इसी तरह सबसे पहले उन्होंने हार्वर्ड का पैसा हड़प लिया और फिर धीरे धीरे बंकर में मौजूद बाकी सारे अमीर लोगों का पैसा भी चुपचाप अपने कंट्रोल में लेने लगे। उधर अब हम मैक्स को देखते हैं। उसे यहाँ की हर चीज कुछ अजीब लगने लगी थी। खासकर सबके हाथों में जो ब्रेसलेट्स थे उन्हीं पर उसे शक हो रहा था, क्योंकि जब उन्हें ये ब्रेसलेट्स दिए गए थे तो कहा गया था कि ये उनकी सेफ्टी के लिए हैं। कहा गया था कि ये ब्रेसलेट्स उनकी हेल्थ कंडीशन बताने के लिए हैं। लेकिन जब मैक्स ने ध्यान से अपना ब्रेसलेट देखा तो उसे उसके अंदर एक छोटा सा माइक्रोफोन नजर आया। यानी उसी माइक्रोफोन के जरिए केसी और उसकी टीम उनकी सारी बातें सुन रही थी। ये देखकर मैक्स को बहुत शक होने लगा। इसलिए उसने तय किया कि वो बंकर के बारे में और जानकारी निकालेगा। लेकिन वो ये काम अकेले नहीं कर सकता था, क्योंकि पकड़े जाने का खतरा था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो इस काम में एना को अपना साथी बनाएगा। मैक्स अब एना से दोस्ती करना चाहता था। वो कुछ कागज के टुकड़ों पर अपनी सारी बातें लिख कर उसके पास लाता है, क्योंकि अगर वो
वो सीधे एना से बात करता तो केसी और उसकी टीम माइक्रोफोन्स के जरिए उनकी हर बात सुन सकती थी। मैक्स एना के पास जाकर एक कागज दिखाता है जिस पर लिखा होता है चुप रहो। एना हैरान होकर उसकी तरफ देखती है। फिर मैक्स अगले कागज पर लिखता है कि यहाँ आने के बाद से उसे कई बातें अजीब लगी हैं। वो ये भी बताता है कि जो ब्रेसलेट उन्हें हेल्थ डिवाइस के नाम पर दिया गया था उसके अंदर असल में एक माइक्रोफोन लगा है। मैक्स एना को बताता है कि उनकी हर बातचीत सुनी जा रही है। फिर वो ये भी कहता है यहाँ कोई भी ये बात पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि सच में दुनिया में परमाणु युद्ध हुआ है या पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब हमें केसी और उसकी टीम ही दिखा रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हमें धोखा दे रहे हों। मैक्स कहता है कि अगर सच जानना है तो उन्हें बहुत सोच समझकर प्लान बनाना होगा। इसके लिए उसे एना की मदद की जरूरत है। फिर मैक्स एना से कहता है तुम्हें अब मेरे साथ प्यार का नाटक करना होगा ताकि किसी को हम पर शक न हो। केसी और उसकी टीम को अब लगने लगा कि मैक्स और एना के बीच कुछ चल रहा है। उनकी पूरी टीम दोनों पर नजर रख रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये दोनों आखिर किस बात पर चर्चा कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ एक बात पर शक हुआ। कल तक एना मैक्स को देखना भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसी की वजह से उसकी प्यारी बहन एनी की मौत हुई थी, और अब अचानक वो दोनों इतने करीब कैसे आ गए। उधर मैक्स एना से कहता है हमें सबसे पहले इस बंकर के सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी लाइंस को बंद करना होगा। मैक्स ने एक प्लान बनाया ताकि पूरा बंकर अंधेरे में डूब जाए। अंधेरे का फायदा उठाकर वो दोनों बाहर जाकर देख सकें कि सच में दुनिया तबाह हुई है या नहीं। लेकिन बाहर जाना बहुत रिस्की था, इसलिए उनके पास सेफ्टी सूट होना जरूरी था। मैक्स ने अना को काम दिया कि जब सब कुछ अंधेरा हो जाए तो वो 2 सेफ्टी सूट चुरा कर ले आए। तब तक मैक्स बंकर के सिस्टम रूम को ढूंढ लेगा। इसके बाद अपने अगले प्लान के लिए उसने अना को अपने रूम में बुला लिया। मैक्स वहाँ जाकर बहुत जोर से रोमांटिक म्यूजिक प्ले कर देता है ताकि वो बिना झिझक अपने प्लान के बारे में खुलकर बात कर सकें। मैक्स और अना सोचते हैं कि जल्दी ही वो इंटीमेट हो सकते हैं, इसलिए केसी की टीम उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देगी। इसी बीच मैक्स अना को अपने कमरे में दिखाता है कि वहाँ एक सीक्रेट एग्जिट गेट है, यानी अब उन्हें बंकर के अंदर एक डिस्ट्रैक्शन बनानी होगी ताकि सारे गार्ड्स दरवाजों से हट जाएं। उनके पास एक आइडिया था। एना मैक्स से कहती है कि वो कभी केमिस्ट्री की स्टूडेंट थी, उसके पास अब कुछ केमिकल्स हैं जिनसे वो एक छोटी बॉम्ब बना सकती है और उस बॉम्ब से शायद वो डिस्ट्रैक्शन बना पाएगी। दूसरी तरफ केसी हावर्ड के एआई मॉडल ने स्टैन को कुछ कहा। स्टैन उसी बात पर सीधे बैंक जाकर उस कंपनी को देखने चला गया, लेकिन कंपनी देखकर उसे अच्छा महसूस नहीं हुआ, इसलिए उसने हावर्ड को वीडियो कॉल कर बताया कि कंपनी उसे ज्यादा पसंद नहीं आई। स्टैन की बात सुनकर केसी अपने प्लान के मुताबिक उस कंपनी में अपनी टीम मेंबर लूकस को भेजती है। वो लूकस को हावर्ड से भी बड़ा इन्वेस्टर बनाकर पेश करती है। लूकस वही व्यक्ति था जिसने पहले रेडिएशन से झुलसकर मरने का नाटक किया था। अब केसी लूकस से कहती है कि स्टैन के सामने कंपनी की रेट और शेयर्स बढ़ा चढ़ा कर दिखाए ताकि स्टैन सोचे कि कंपनी की कीमत बहुत ज्यादा है और लालच में आकर उसे खरीदना चाहेगा, क्योंकि बाद में उसे इस कंपनी से बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है। अना अपनी प्लान पर काम करने लगती है। दूसरी तरफ मैक्स काफी खोजबीन के बाद बंकर का कंट्रोल रूम ढूंढ लेता है और वहाँ का सिस्टम बंद कर देता है। इससे तुरंत हावर्ड का एआई मॉडल भी बंद हो जाता है और स्टैन के साथ उसकी वीडियो कॉल भी कट जाती है। अब स्टैन समझ नहीं पा रहा था कि उसे उस कंपनी को खरीदना चाहिए या नहीं। कुछ देर बाद मैक्स और आना अपने प्लान के मुताबिक सारे सिस्टम्स फिर से चालू कर देते हैं क्योंकि उनका प्लान पूरा हो चुका था। सभी सिस्टम्स के दोबारा एक्टिवेट होते ही केसी हावर्ड के एआई मॉडल के जरिए फिर से स्टैन से संपर्क करती है, क्योंकि तब तक स्टैन कंपनी खरीदे बिना वापस लौट रहा था। अब केसी हावर्ड के एआई मॉडल के जरिए स्टैन से कहती है तुम मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हो, जल्दी से कंपनी खरीद लो, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। हावर्ड की बात सुनकर स्टैन आखिरकार कंपनी खरीदने का फैसला कर लेता है। उधर मैक्स और आना ने अपना बॉम्ब सेट कर लिया था। अब वो दोनों उसके फटने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बॉम्ब फटते ही गार्ड्स का ध्यान भटक जाएगा और तभी उन्हें बाहर निकलने का मौका मिलेगा। वहाँ आना और मैक्स एक दूसरे के बहुत करीब थे। आना को देखकर मैक्स बहुत इमोशनल हो गया। मैक्स को आना में अपनी गर्लफ्रेंड एनी की झलक दिख रही थी। वो आना से कहता है जानती हो आना, मैं तुम्हारी बहन एनी को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता था और आज भी करता हूँ। शायद चाहकर भी मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊँ। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे एनी की याद आने लगती है। तुम्हारे अंदर मैं उसी को देखता हूँ। तुम पास होती हो तो लगता है जैसे एनी मेरे पास ही है। मैक्स की ये बातें सुनकर आना समझ जाती है कि शायद मैक्स उसे अपने दिल की बात बताना चाहता है। हालांकि आना पहले ही मैक्स को माफ कर चुकी थी, लेकिन फिर भी आना अपने बहन के बॉयफ्रेंड के साथ किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जा सकती थी। इसलिए उसने मैक्स को साफ साफ कह दिया कि अगर उसके मन में कुछ और है तो उसे अब भी वहीं खत्म कर दे। उधर केसी और उसकी टीम का ध्यान अब पूरी तरह स्टैन पर था, इसलिए वो मैक्स और आना की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। अब केसी स्टैन को बैंकॉक में रोकने के लिए अपनी एक और साथी इंग्रिड का इस्तेमाल करती है। इसी इंग्रिड के जरिए उसने हावर्ड से उस कंपनी के सारे कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स हासिल की थी। प्लान के मुताबिक इंग्रिड अब स्टैन से दोस्ती करके उसके करीब आने लगती है। इंग्रिड के माता पिता उसे छोड़कर विदेश जा रहे थे, जो दरअसल उनके प्लान का ही हिस्सा था। जब स्टैन को ये बात पता चलती है तो वो इंग्रिड की खूबसूरती से प्रभावित होकर कहता है कि वो उसका ख्याल रखेगा। स्टैन फिर इंग्रिड के साथ ड्रिंक्स लेकर पार्टी करने लगता है। प्लान के मुताबिक इंग्रिड अब स्टैन के बहुत करीब आ जाती है। वो स्टैन से कहती है कि जिस कंपनी को वो खरीदने जा रहा है वो बहुत अच्छी कंपनी है, इसलिए उसे देर नहीं करनी चाहिए। अगर वो देर करेगा तो कोई और उस कंपनी को खरीद सकता है। स्टैन ये सुनकर और देर नहीं करता और तुरंत पैसे ट्रांसफर करने की तैयारी करने लगता है। स्टैन जैसे ही पैसे भेजने वाला होता है, थोड़ी देर बाद दिखता है कि सारे पैसे केसी के अकाउंट में पहुंच
गए हैं, यानी उनका प्लान पूरी तरह सक्सेसफुल हो गया था। लेकिन उसी वक्त एना और मैक्स द्वारा सेट किया गया बॉम्ब अचानक ब्लास्ट हो जाता है। पूरा बंकर हड़कंप में आ जाता है। हर कोई डरकर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है, यहाँ तक कि गार्ड्स भी अंदर चेक करने पहुंच जाते हैं। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर मैक्स और आना पीछे मौजूद सीक्रेट एग्जिट गेट से वहाँ से निकल जाते हैं। स्टैन बहुत रिलैक्स था। कंपनी खरीदने के बाद वो अपने प्राइवेट जेट से घर लौट रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ती है। उसमें इंग्रिड की माँ की तस्वीर थी, जो असल में थाईलैंड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। स्टैन को याद आता है कि इंग्रिड ने उसे बताया था कि उसके माता पिता दोनों बिजनेसमैन हैं। अब स्टैन सब समझ जाता है। उसे एहसास होता है कि उसके साथ एक बड़ा स्कैम हुआ है। वो तुरंत इंग्रिड के सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करने लगता है, लेकिन अब इंग्रिड के सारे अकाउंट्स डिसेबल हो चुके थे। स्टैन अब बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करता और सीधा उसी कंपनी में पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है कि कंपनी में तो अब कोई भी नहीं है। ये सब देखकर स्टैन पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। वो तुरंत हावर्ड को वीडियो कॉल करता है और उससे कुछ प्राइवेट सवाल पूछता है, जैसे कि वो दोनों साथ में कहाँ घूमने गए थे, क्या क्या किया था और वो किस कॉलेज में पढ़ता था। लेकिन इस बार हावर्ड किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाता। कुछ ही देर में स्टैन को एहसास हो जाता है कि जिस हावर्ड पर वो इतने दिन से भरोसा कर रहा था, वो असली हावर्ड नहीं है। स्टैन को अब पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। जिससे वो इतने दिन बात कर रहा था, वो असली हावर्ड नहीं बल्कि उसका एक एआई कैरेक्टर था। उसी एआई का इस्तेमाल करके स्कैमर्स ने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। उधर केसी और उसकी टीम का पहला मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल हो चुका था। उन्होंने हावर्ड और उसके दोस्त दोनों के पैसे हड़प लिए थे। अब उनका अगला लक्ष्य था धीरे धीरे बाकी सभी मेंबर्स को भी ऐसे ही ट्रैप में फंसाना। इसलिए वो लोग अपने अगले प्लान की तैयारी करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एना और मैक्स तब तक सेफ्टी सूट पहनकर बंकर के मेन डोर तक पहुंच चुके थे। अब वो दोनों आखिरकार जानने वाले थे कि दुनिया सच में ठीक है या सब कुछ खत्म हो चुका है। अब सब कुछ साफ हो चुका था। केसी और उसकी टीम ने उनके साथ बड़ा स्कैम किया था। अब मैक्स और आना को पूरा यकीन था कि वो लोग केसी के खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे और सब अपने नॉर्मल लाइफ में वापस लौट सकेंगे। ये सोचते हुए मैक्स धीरे धीरे बंकर का दरवाजा खोलता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सूरज की शुद्ध रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। मैक्स हैरानी से बाहर की तरफ देखता रहता है, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद उसने बाहरी दुनिया की रोशनी देखी थी। और इसी थ्रिलिंग एंडिंग के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है।